हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको 12th आरबीसी बोर्ड का चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा। चैप्टर 1 तो अपना कंप्लीट हो गया था, कुछ न्यूमेरिकल रह गए हैं, वो धीरे धीरे न्यूमेरिकल वाले वीडियो में करा देंगे। अब इसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको अगर फिजिक्स के वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन आएगा लिखा हुआ, उसको क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। जिससे क्या होगा कि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगा नया बनते ही। ठीक है, आप ये करिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब बटन, फिर ये वीडियो देखिए। अच्छा, तो अपने पढ़ रहे थे विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक होता है इसलिए नीचे हम छोटा सा ई लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें क्या होता है कि किसी विद्युत बल रेखाओं के लंबवत कोई पृष्ठ होता है। जैसे ये विद्युत बल रेखाएं हैं, यू जा रही हैं, इसके लंबवत कोई पृष्ठ होता है। उस पृष्ठ में से जितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये विद्युत बल रेखाएं हैं, इस तरफ जा रही हैं, तो उसके सामने कोई लंबवत पृष्ठ है, उसमें से जितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, गुजरेंगी, उस बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये तो हुई परिभाषा। मतलब विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं के लंबवत किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका फार्मूलेशन क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया पर निर्भर करता है। या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया मतलब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उनका अदिश गुणा होता है। इसकी एक परिभाषा और हो गई कि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा ई और डी एस के बीच कोण है। अब बात आती है कि क्षेत्रफल सदिश, सरफेस वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है। जैसे ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, तो एरिया वेक्टर इसके लंबवत बाहर की ओर, ऊपर की ओर एक सदिश होगा, वो एरिया वेक्टर होगा। जैसे हमारी टेबल होती है, टेबल का सरफेस इस तरह से होता है, हमारे स्कूल में जो टेबल होती है उसका जो एरिया वेक्टर होगा वही ऊपर की ओर होगा, लंबवत बाहर की ओर। अब जैसे ये बोर्ड है तो इसका एरिया वेक्टर इस तरह से होगा, तो इसको हम कहते हैं कि जो क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में बाहर की ओर होता है वेक्टर, वो एरिया वेक्टर होता है, सरफेस वेक्टर होता है। तो विद्युत क्षेत्र तथा एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणा को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाओं के लंबवत किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है? ई को हम क्या लिख सकते हैं? एफ बटा क्यू, और डी एस तो एरिया होता ही है, तो एफ का मात्रक हो जाएगा न्यूटन कुलम, क्यू का हो जाएगा क्यू, और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा, फाई ई का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसकी विमा निकाल सकते हैं, फाई ई मतलब
विद्युत फ्लक्स की वीमा, तो इस फार्मूले से निकालते हैं वीमा। तो एफ की वीमा क्या होती है, मैंने बताए थे आपको वीमा वाले चैप्टर में, M/L/T-2। और आवेश की वीमा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर होती है धारा, I होता है Q/T, तो Q हो जाएगा IT। तो आवेश हो जाएगा I का A मूल मात्रक है, समय T, और मीटर स्क्वायर का हो जाएगा L²। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो M का तो M आएगा, L ये दो जगह है, L घातें जुड़ेंगी तो L हो जाएगा 3, T-1 ऊपर जाएगा तो T हो जाएगा -3, A हो जाएगा -1। चेक कर लो, M1 L3 T-3 A-1, ये बीमा हो जाएगी इसकी, ये विद्युत फ्लक्स की बीमा हो गई। अब इसके 3 केस बनते हैं हमारे पास, 3 विशेष स्थितियां बनती हैं, वो देख लो। पहले तो यही है कि ये कोई सरफेस है, ये इसका एरिया वेक्टर है, और ये विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं जा रही हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो ये जो कोण होगा वो थीटा होगा, और इस स्थिति में जो विद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, वो हो जाएगा E/ds cos थीटा। एक होता है ये ds वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, और इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो यहाँ थीटा 0 है, तो फाई ई क्या हो जाएगा, E/ds cos 0 क्या होता है 1, तो E/ds विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का गुणा विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। एक क्या है, क्षेत्रफल इस तरह से हो और इस तरह से ds वेक्टर हो, और विद्युत क्षेत्र इस तरह से जा रहा हो, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा और ds के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र और सरफेस वेक्टर के बीच में। तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, E/ds cos 90, और cos 90 होता है 0, तो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा 0। ये 3 केस आते हैं हमारे पास में विद्युत फ्लक्स के। इसके बाद में एक छोटा सा निम्नलिखित कर लेते हैं। जैसे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दे रखा है E, कोई पृष्ठ है बंद पृष्ठ, उसमें से विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, उसका मान दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप, और सरफेस एरिया वेक्टर है 10k कैप। तो इस एरिया से, इस क्लोज एरिया से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, फाई ई, E/ds। E कितना है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप डॉट 10k कैप। अब हम जानते हैं कि i k कैप डॉट k कैप क्या होता है,
आई का परिमाण, के का परिमाण, दोनों के बीच एंगल। आई तो होता है एक्स एक्स की दिशा में, के होता है जेड एक्स की दिशा में, तो इनके बीच में एंगल होता है 90। और आई का परिमाण, एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1 होगा, और ये हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आई डॉट के 0 हो जाएगा, जे डॉट के भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, के डॉट के। के डॉट के क्या आएगा, के का परिमाण, फिर के का परिमाण मैग्नीट्यूड, कॉस जेड एक्स की दिशा में होता है के, तो जेड एक्स और जेड एक्स के बीच में कोण कितना हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1। तो के डॉट के क्या आ जाएगा, 1। तो हमारे पास में यहाँ सॉल्यूशन कितना आएगा, 8 इंटू 10 के डॉट के, तो ये हो जाएगा 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। ये एक छोटा सा साधारण न्यूमेरिकल था जो मैंने कराया। अब अपने लेते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या होता है, सततावेश वितरण कहते हैं हिंदी में। उसमें आवेश वितरित होता है, जैसे किसी पृष्ठ पर, किसी लाइन पर, किसी रेखा पर, किसी आयतन में, तो उसका आवेश घनत्व निकालते हैं, और उस आवेश घनत्व के अनुसार हम उस पृष्ठ, उस रेखा या उस आयतन के कारण r दूरी पर किसी बिंदु पर जिस पर आवेश कोई Q0 स्थित है या कोई भी आवेश स्थित है, उस पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो हम इसको सत्तावेश वितरण के टॉपिक को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी सहायता से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व भी किया है, अभी न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो जो मैंने डाला है पहले, उसमें एक आवेश वितरण के आधार पर, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर एक न्यूमेरिकल है, वो मैंने कराया है, आप देखना जरूर। पहला है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, जैसे ये लैम्डा है, ठीक है, जैसे ये कोई लीनियर लाइन है, रेखा है, इस पर हमने आवेश डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। टोटल आवेश मान लिया Q है और इसकी टोटल लंबाई मान लिया L है। तो रेखीय आवेश घनत्व मतलब कुल आवेश अपॉन कुल लंबाई, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। जैसे कोई रिंग है, हमने कोई रिंग ली, इसकी त्रिज्या है R, इस पर कोई आवेश वितरित है Q, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, Q अपॉन इसकी रिंग की लंबाई कितनी होगी, इसकी परिधि के बराबर होगी, तो Q अपॉन 2 पाई R, ये इसका रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब अपने दूसरा लेते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई पृष्ठ है, उस पर आवेश वितरित है Q, और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है A, तो ये होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका मात्रक होता है कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। उदाहरण के लिए हम एक होलो स्फीयर लेते हैं, खोखला गोला,
जिस पर समान रूप से आवेश वितरित है, जिसकी त्रिज्या रेडियस है r, q आवेश है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, q अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा। इसी प्रकार हम कर सकते हैं तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। यदि आवेश किसी आयतन में समान रूप से वितरित है तो हम आयतन आवेश घनत्व की यूज करते हुए उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो आयतन आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो आयतन आवेश घनत्व को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, Q अपॉन dV, या आवेश अपॉन आयतन, कूलाम अपॉन मीटर क्यूब इसका मात्रक होता है। जैसे कोई सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर आवेश वितरित है Q, तो आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, Q अपॉन नीचे आ जाएगा आयतन 4, इसकी रेडियस है हमने माना कैपिटल R, 4/3 पाई R क्यूब, ये आयतन आवेश घनत्व आ जाएगा। ठीक है, आवेश बटा आयतन। अब अपने इसमें आगे चलते हैं। आगे चल के क्या करेंगे कि रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, जैसे ये कोई रेखीय आवेश वितरण है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु है जिस पर आवेश Q0 है, ये P बिंदु है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। माना इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, इस पर आवेश है dq और इसकी लंबाई है l, तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, dq अपॉन l, तो dq बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा l। ये हमारे पास में फार्मूला हो जाएगा। अब अपन को इन दोनों के बीच में पहले फोर्स निकालना है। यहाँ आवेश है dq, यहाँ आवेश है q0, तो फोर्स कितना होगा हम जानते हैं कि q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q1 की जगह कितना है dq आवेश आ गया, और q2 की जगह q0 और r स्क्वायर। ये छोटे अल्पांश के कारण निकालेंगे। माना अल्पांश पर आवेश dq है, इस टोटल पर आवेश कितना है, टोटल पर चलो ठीक है, अल्पांश के कारण निकालेंगे। यहाँ छोटा सा अल्पांश लेंगे, उस पर आवेश dq लेंगे, तो उस dq के कारण
इस क्यू नॉट पर फोर्स होगा डी क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा 1/4πε0 डी क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4πε0 लैम्डा डी एल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है एफ अपॉन इस बिंदु पर जो आवेश है उसका भाग लग जाएगा क्यू नॉट। न्यूटन पर गुलाम होता है ना विद्युत क्षेत्र, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा तो हमारे पास में विद्युत क्षेत्र आ जाएगा 1/4πε0 लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो यह जो ये अल्पांश पे जो हमने डी क्यू आवेश लिया है इसके कारण बिंदु P पर क्यू नॉट पर हमने फोर्स ज्ञात करा। फिर इस पूरे तार के कारण इस बिंदु पर फोर्स ज्ञात करने के लिए हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, फिर डी क्यू का मान रख दिया और क्यू नॉट का भाग लगा दिया तो हमारे पास में विद्युत क्षेत्र आ गया। यही तरीका हम सब में अपनाएंगे। आगे के दो जो टॉपिक हैं पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, उनमें भी इसी अनुसार हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। जैसे दूसरा टॉपिक है पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। पृष्ठ है कोई, उस पर आवेश वितरित है समान रूप से। ये पृष्ठ है, इस पर आवेश वितरित है। ये हमने अल्पांश ले लिया। इससे r दूरी पर बिंदु P पर क्यू नॉट आवेश पर इस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और इस अल्पांश पर आवेश हमने डी क्यू मान लिया। तो लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन ए। पृष्ठ आवेश घनत्व तो एक ही होगा। हाँ, पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे दिखाते हैं सिग्मा से। सिग्मा डी ए। डी ए इसका पृष्ठ हो जाएगा। ऐसे ही हमने वो करा था ना लैम्डा, तो डी क्यू अपॉन डी एल भी ले सकते हैं हम। तो डी क्यू बराबर आ जाएगा लैम्डा डी एल। ये भी हम पहले कर सकते थे, ऐसा कर लेना आप। तो डी क्यू, तो यहाँ डी क्यू कितना आ जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व में सिग्मा डी ए। ठीक है, अब हम फोर्स निकालेंगे इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर फोर्स के डी क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। फिर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ये तो डी एफ हुआ। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा टोटल फोर्स। तो एफ अपॉन क्यू नॉट उसी तरह से करना है जैसे पहले किया था। के की जगह मान रख सकते हैं 1/4πε0। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। डी क्यू की जगह मान रख सकते हैं सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम कोई आयतन लेवें, उसमें कोई छोटा सा अल्पांश लें जिसका आयतन v dv हो और आवेश dq हो, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा dq अपॉन dv। तो dq का मान क्या देगा रो dv। ठीक है, तो हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा F अपॉन क्यू नॉट 1/4πε0 इंटीग्रेशन रो dv अपॉन आर स्क्वायर। उसी विधि से निकाल लेंगे, बस dq की जगह हमें लिखना होगा रो dv। क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा
कि रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण के द्वारा हम विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। और ये इसी काम में आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाते हैं इससे। ठीक है, इसके आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स।